नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या बंगाल में हुआ 92% मतदान वाकई लोकतंत्र का उत्सव है या फिर आंकड़ों की कोई गहरी बाजीगरी? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और विपक्षी नेताओं ने इस रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे का जो गणित समझाया है वो आपको जानना चाहिए। उधर चुनावी तपिश के बीच अमित शाह की उल्टा लटकाने वाली चेतावनी और डेरेक ओब्रायन की इस्तीफे वाली चुनौती ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ट्रंप के भारत को नरक वाले बयान से अमेरिका में ही आवाज उठी है। अब शुरू करते हैं बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। बंगाल तमिलनाडु में रिकॉर्ड वोटिंग, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने खेल समझा दिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले 92% वोटिंग सिर्फ एक धोखा, खोला रिकॉर्ड वोटिंग का राज। अमित शाह ने दी टीएमसी कार्यकर्ताओं को खुली धमकी, उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा बोले। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन की मोदी को खुली चुनौती, कहा हारें तो इस्तीफा दें पीएम मोदी। ट्रंप ने भारत को बताया नरक तो अमेरिका में बवाल अपनों ने ही घेरा। अब शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुई रिकॉर्ड वोटिंग के राज से। बंगाल में एसआईआर के बाद 91 लाख नाम कटने के बावजूद 92% की रिकॉर्ड वोटिंग ने सबको चौंका दिया। यह आंकड़ा पिछले चुनाव के मुकाबले 10% ज्यादा बड़ा है। हालांकि इस रिकॉर्ड के पीछे एक बड़ी और चौंकाने वाली वजह भी है। दरअसल चुनाव आयोग ने करीब 91 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से काट दिए थे। इसकी वजह से कुल वोटरों की संख्या कम हुई और वोटिंग का प्रतिशत बढ़ गया। टीएमसी का दावा है कि बंगाल की जनता ने भाजपा की साजिश नाकाम कर दी। दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार का सूरज डूब चुका है। दिलचस्प बात यह है कि 2021 के मुकाबले करीब 47 लाख कम लोगों ने वोट डाला। अब देखना यह होगा कि कम वोटरों वाली ये बम्पर वोटिंग किसकी किस्मत चमकाती है। तमिलनाडु में इस बार रिकॉर्ड तोड़ 84.69% वोटिंग हुई, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ये तमिलनाडु के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चुनाव आयोग ने इस भारी उत्साह के लिए जनता को सलाम किया। जानकारों का कहना है कि वोटर लिस्ट में हुई काट छांट भी इस भारी प्रतिशत की एक बड़ी वजह है। अब देखना यह है कि ये बम्पर वोटिंग राज्य की सत्ता में क्या बदलाव लाती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने दावा किया कि 92% वोटिंग का रिकॉर्ड केवल वोटर लिस्ट से नाम काटने की वजह से बना है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इस भारी मतदान पर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अगर लिस्ट से 70 लाख नाम नहीं कटते तो वोटिंग का प्रतिशत सिर्फ 83% ही रहता। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु में 71 लाख नाम नहीं काटे गए होते तो मतदान का प्रतिशत 71% ही रहता। दरअसल चुनाव आयोग ने जांच के बाद लाखों मतदाताओं को लिस्ट से बाहर कर दिया था। जब वोट देने वाले लोगों की संख्या कम हुई तो वोटिंग का प्रतिशत अपने आप बढ़ गया। कुरैशी के इस बयान ने उन लोगों को जवाब दिया है जो इसे भारी उत्साह बता रहे थे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 92% वोटिंग के आंकड़े को आंकड़ों का धोखा और साजिश करार दिया। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट सफाई का असर कहा। तिवारी ने इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी बूथ पर 1000 वोटर थे। चुनाव आयोग ने उनमें से 200 नाम लिस्ट से काट दिए। अब वहां सिर्फ 800 वोटर ही कागजों पर बचे। अगर वहां 700 लोग वोट डालते हैं तो प्रतिशत 90% दिखेगा, लेकिन अगर नाम नहीं कटते तो यही वोटिंग सिर्फ 70% कहलाती। मनीष तिवारी का कहना है कि इसी गणित के जरिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से असली नाम काटकर खेल किया गया। उनके इस दावे ने चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान हो गए हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने धमकी दी। एक रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि पहले फेज में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैं गुंडों को बोलता हूं कि दूसरे फेज में भी बाहर मत आना, वरना 4 मई के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर दूंगा। आपको बता दें कि 4 मई को बंगाल चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने पीएम मोदी को चुनौती दी कि बंगाल हारने पर वो अपने पद से इस्तीफा दें। डेरेक ने कहा कि मोदी ने खुद को बंगाल की सभी सीटों पर उम्मीदवार बताया था। अब चुनाव के बाद अगर ममता बनर्जी और टीएमसी की जीत होती है तो मोदी को अपनी बात रखनी चाहिए। टीएमसी नेता ने मांग की कि हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को 4 मई को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखना यह है कि टीएमसी की इस तीखी चुनौती पर बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार आता है। चुनाव आयोग ने बंगाल में धांधली रोकने के लिए वोटिंग के बाद कैमरों की सुरक्षा के नए और सख्त नियम जारी किए। नए आदेश के मुताबिक पोलिंग बूथों पर लगे कैमरों से अब तुरंत एसडी कार्ड नहीं निकाले जा सकते। मतदान खत्म होने के बाद अधिकारी सिर्फ कैमरों को अपनी जगह से हटा सकेंगे।
इसके बाद ये सभी कैमरे पूरी तरह से सेक्टर ऑफिसर की कड़ी निगरानी में रहेंगे। कैमरों के भीतर मौजूद चिप या SD कार्ड को निकालने की इजाजत सिर्फ रिसीविंग सेंटर पर ही होगी। वहां भी सहायक निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में ही ये काम किया जाएगा। दरअसल आयोग डेटा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। सख्त नियमों का मकसद चुनाव के बाद होने वाली धांधली की शिकायतों को खत्म करना है। कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले नोटिस पर चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठाया। कांग्रेस का आरोप है कि ये नोटिस गलत इरादे से भेजा गया है। जयराम रमेश ने कहा कि आयोग ने बहुत ही लापरवाही से काम किया। दरअसल एक ही तारीख पर 2 अलग अलग नोटिस जारी कर दिए, दोनों पर अलग अलग अफसरों के साइन हैं, जिससे भ्रम फैल गया। एक नोटिस में शिकायत करने वाले का नाम है तो दूसरे में नहीं। कांग्रेस का कहना है कि आयोग बिना दिमाग लगाए मशीनी काम कर रहा है। खड़गे को जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया था। चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण कांग्रेस ने अब 1 हफ्ते का समय मांगा है। पार्टी के बड़े नेता अब खुद आयोग जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। भारत को नरक बताने वाले ट्रंप के पोस्ट के बाद कूटनीतिक विवाद खड़ा कर दिया गया है। इस अपमानजनक टिप्पणी पर भारत सरकार ने खुद ऐतराज जताया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप की ये बातें पूरी तरह गलत और आपत्तिजनक हैं। मंत्रालय के मुताबिक ऐसी टिप्पणियां दोनों देशों के आपसी सम्मान वाले रिश्तों के खिलाफ हैं। गुरुवार देर शाम भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने वो बयान देखे और बाद में इस पर अमेरिकी दूतावास की प्रतिक्रिया भी देखी। ये टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बिना जानकारी के और अनुचित हैं। ये निश्चित रूप से भारत अमेरिका संबंधों की असलियत को नहीं दिखाती, जो लंबे समय से आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित रहे। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भारत का अपमान करने पर ट्रंप को आड़े हाथों लिया। अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने ट्रंप के बयान को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह व्यवहार उस बड़े पद के लायक बिल्कुल भी नहीं है। ट्रंप के इस बयान से न केवल करोड़ों भारतीय अमेरिकियों का अपमान हुआ है, बल्कि भारत जैसे अहम दोस्त को भी ठेस पहुंची है। कृष्णमूर्ति का मानना है कि ट्रंप केवल राजनीतिक फायदे के लिए नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। उनके मुताबिक ऐसी बयानबाजी उन अमेरिकी मूल्यों को कमजोर करती है जो देश को जोड़े रखते हैं। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका को अपनी विविधता का सम्मान करना चाहिए और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि उनका ये बयान भारत के बयान से बेहतर है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लेते हैं। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद और ज़्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला काम सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करना है, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरों का विश्लेषण एक ही जगह देख और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। ईरान का ट्रंप को जवाब, हमारे बीच कोई फूट नहीं है। ट्रंप का आदेश, ईरानी नाव को देखते ही मारो गोली। ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान पर नहीं करेंगे परमाणु हमला। और इजरायल बोला, ईरान पर हमले को अमेरिका के ग्रीन सिग्नल चाहिए। ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के फूट डालने वाले दावों को सिरे से खारिज करते हुए एकजुटता दिखाई। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के नेताओं के बीच भारी अनबन चल रही है, लेकिन तेहरान से आ रही खबरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। वहां की सरकार, सेना और डिप्लोमेट्स सब एक सुर में बोल रहे हैं। पिछले कुछ घंटों में ईरान ने पूरी दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया। राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान में कोई नरमपंथी, कोई कट्टरपंथी गुट नहीं है। उनके मुताबिक सभी ईरानी एक हैं और सबका मकसद भी सिर्फ एक ही है। पेजिशकियान ने साफ किया कि देश का नेतृत्व और जनता पूरी तरह साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद में होने वाली अगली बातचीत को लेकर भी सबका रुख एक ही है। ईरान ने साफ कर दिया कि बाहरी ताकतें उनके बीच फूट नहीं डाल सकती हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को ईरानी जहाजों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया। ट्रंप का कहना है कि ये नावें समुद्र में बारूदी सुरंग बिछा रही हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अब अमेरिकी सेना को हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने समुद्र से सुरंगें हटाने का काम भी 3 गुना बढ़ा दिया। ये तनाव तब बढ़ा जब अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान का एक तेल टैंकर जब्त किया। जवाब में ईरान ने भी 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला कर दिया और 2 को कब्जे में लिया। ट्रंप का दावा है कि अब समुद्र के उस रास्ते पर पूरी तरह अमेरिका का कब्जा है। उनकी इजाजत के बिना अब वहां से कोई भी जहाज आ या जा नहीं पाएगा। उधर ईरान के बड़े नेताओं और तेल अड्डों को उड़ाने की धमकियां भी तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल दुनिया में कहीं भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि अमेरिका के पास तेल का भरपूर भंडार है और अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। अब बहुत से जहाज हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बजाय सीधे अमेरिका का रुख कर रहे हैं।
ट्रंप ने दावा किया कि समुद्र के उस खास रास्ते पर अब अमेरिका का पूरा कब्जा है। ईरान ने रास्ता खोलने की गुहार लगाई। ट्रंप बोले, उनका मानना है कि रास्ता खुलते ही ईरान हर दिन करोड़ों डॉलर कमाने लगेगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इजराइल अब अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहा है ताकि वो ईरान पर हमला कर सके। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजराइल बस अमेरिका से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही अमेरिका का इशारा मिलेगा, इजराइल ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर देगा। काट्ज ने धमकी दी कि इन हमलों से ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दिया जाएगा। इजरायली सेना का मुख्य निशाना ईरान के बिजली घर और ऊर्जा केंद्र होंगे। अब बुलेटिन में खबरें और भी है, आगे देखिए। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ा सीज फायर। ट्रंप ने कराया इजराइल लेबनान में समझौता, 3 हफ्ते बढ़ा सीज फायर। ईरानी फुटबॉल टीम को राहत, वर्ल्ड कप में खेलेंगे खिलाड़ी। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले, ईरानी खिलाड़ियों का स्वागत। राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर 3 हफ्ते के लिए बढ़ गया। गुरुवार को व्हाइट हाउस में हुई एक अहम बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। ट्रंप के मुताबिक इजराइल और लेबनान के राजदूतों के बीच हुई यह बातचीत बहुत सफल रही। दरअसल पिछला सीज फायर सोमवार को खत्म होने वाला था, जिससे युद्ध दोबारा शुरू होने का डर था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका अब लेबनान की सुरक्षा में उसकी मदद करेगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि लेबनान को हिजबुल्लाह के खतरों से बचाना उनकी प्राथमिकता है। बहुत जल्द ट्रंप इजराइल और लेबनान के बड़े नेताओं से खुद आमने सामने मुलाकात भी करेंगे। अमेरिका ने साफ किया है कि ईरानी फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप खेलने आ सकती है और इटली उनकी जगह नहीं लेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया कि ईरानी खिलाड़ियों का वर्ल्ड कप में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से खबरें थी कि ईरान की जगह इटली को खिलाया जा सकता है, लेकिन रूबियो ने इन चर्चाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की टीम को आने से कभी नहीं रोका। हालांकि उन्होंने एक चेतावनी भी दी, टीम के साथ आने वाले उन लोगों को रोका जा सकता है जिनका संबंध उनके हिसाब से आतंकी संगठनों से होगा, लेकिन खिलाड़ियों को खेल में हिस्सा लेने की पूरी आज़ादी मिलेगी। दरअसल एक अमेरिका दूत ने सुझाव दिया था कि क्वालिफाई ना कर पाने वाली इटली की टीम को मौका मिलना चाहिए। इटली की सरकार और खेल अधिकारियों ने खुद इस प्रस्ताव को बेतुका बताया। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। 2 बजे मिलते हैं बुलेटिन के नए प्रारूप के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.